हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़ारिया और हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 स्टारवेशन मीन्स। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको बताता हूँ, हम 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS की सीरीज़ अपलोड कर ली है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपलोड कर रहा हूँ। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आपको चाहिए कि भाई इनका आप पहले अपलोड कीजिए सर, इनका बाद में कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट आप कीजिए, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट को पहले अपलोड करनी है। चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टारवेशन मीन्स। स्टारवेशन का मतलब क्या है? फाइनाइट वेटिंग, इनफाइनाइट वेटिंग, नो वेटिंग और नन ऑफ दिस। तो स्टारवेशन का मतलब होता है फाइनाइट वेटिंग। तो मैंने जो पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 बनाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो प्लीज़ वो आप पहले देख के फिर इस तीसरे वीडियो के अंदर आए, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, आपस में लिंक्ड है। तो फाइनाइट वेटिंग मीन्स होता है स्टारवेशन, मतलब ऐसा इंतज़ार जो कभी न कभी ख़त्म होगा, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट वेटिंग। और ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट वेटिंग। तो इनफाइनाइट वेटिंग मतलब होता है आपका डेडलॉक। ओके, ध्यान रखना है स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस है। डेडलॉक होता है आपका इनफाइनाइट वेटिंग और स्टारवेशन होता है आपका फाइनाइट वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, ओनली FCFS अप्रोच फॉलोज इन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्रोच किस में फॉलो होती है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ FCFS अप्रोच फॉलो होती है। तो सिर्फ FCFS अप्रोच किस में फॉलो होती है? आपकी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? तो इन सब के बारे में डिटेल में हमने मेरे ख्याल से जो प्रीवियस 1 और 2 वीडियो है उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जहां जरूरत होगी मैं और आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ 1 और 2 वीडियो देखें, उसके बाद तीसरे के ऊपर आइए आप। अलोविंग मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी, अलोविंग मोर देन वन प्रोसेस इन सेकेंडरी मेमोरी, अलोविंग ओनली वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी, अलोविंग ओनली वन प्रोसेस इन सेकेंडरी मेमोरी। तो आप बताइए मेरे को डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? तो ये जैसे आपकी क्या है, मेन मेमोरी, और यहाँ पे क्या कुछ जॉब्स के दो या प्रोसेस के दो या आपके बाहर आए हुए हैं क्यू के अंदर या स्टेट्स के अंदर पड़े हुए हैं, और आप चाहते हो इनको कहाँ पुट करना? मेन मेमोरी के अंदर। तो एक से ज़्यादा प्रोसेस या जॉब्स जब आपके मेन मेमोरी के अंदर आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव हो रहा है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कितने प्रोसेस हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पूछा है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? अलोविंग मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी। एक से ज़्यादा प्रोसेस को अगर हम मेन मेमोरी की आने के अंदर आने के लिए अलो करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट देखिए 24, टू कीप CPU बिजी डेज इज इम्प्लीमेंटेड। CPU को बिजी रखने के लिए हम क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं? टाइम शेयरिंग, स्पूलिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो देखिए, टाइम शेयरिंग हम करते हैं, प्रिमिटिव करते हैं, पर एक क्वेश्चन जिस रेफरेंस में पूछा गया है इसका आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए इसका क्या लॉजिक है, अगर हमें CPU को बिजी रखना है तो हम क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कहाँ आए हैं? मेन मेमोरी। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में आएंगे तभी तो आपका जो CPU है यहाँ से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो हम अगर CPU को बिजी रखना चाहते हैं तो हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। बाकी ये सारी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, टाइम शेयरिंग तब एग्जीक्यूट होगी ना जब आपके प्रोसेस एक से ज़्यादा सिस्टम के अंदर आएंगे। अगर प्रोसेस एक से ज़्यादा सिस्टम के अंदर ही नहीं आएंगे तो आप बाकी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करोगे? नेक्स्ट देखिए 26, व्हेन अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्ड फॉर एग्जीक्यूशन देन करंट रनिंग प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड फॉर सम टाइम इज कॉल्ड। अगर ये कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है एग्जीक्यूट होने के लिए तो जो करंट रनिंग प्रोसेस चल रहा था वो क्या ब्लॉक हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो स्पूलिंग है, प्रीम्पशन है, नॉन प्रीम्पशन है या मल्टी प्रोग्रामिंग है? तो ये जो कंसेप्ट है आपका है प्रीम्पशन का कंसेप्ट है। तो प्रीम्पशन का कंसेप्ट जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मल्टी टास्किंग के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस प्रीम्पशन। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ प्रीम्पशन का यूज़ करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मल्टी टास्किंग। प्रीम्पशन के अंदर क्या होता है? जैसे एक प्रोसेस आपका P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई दूसरा प्रोसेस आता है हाई प्रायोरिटी वाला, तो P1 क्या हो जाएगा? प्रिम्प्ट हो जाएगा।
अब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, P2 करेगा। P2 एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो P2 क्या हो जाएगा, प्रीम्प्ट हो जाएगा। फिर P3 एग्जीक्यूट करोगा, कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, P3 प्रीम्प्ट हो जाएगा, फिर P4 एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, तो प्रीम्पशन वाला कंसेप्ट समझ में आया। और प्रीम्पशन मैंने आपको वैसे स्टेट्स के अंदर वापस देखेंगे, जो हम प्रोसेसिंग स्टेट्स पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम वापस इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो आपका प्रीम्पशन क्या हो सकता है, 3 कारण से हो सकता है, या तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया हो, या आपके सिस्टम के अंदर इंटरप्ट जनरेट हुआ हो, या टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया हो। तो टाइम क्वांटम के बारे में हम मोस्टली राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर पढ़ेंगे। ओके, चलिए। इन प्रीम्पशन डेज इज शेयर, टाइम शेयर, मेमोरी शेयर, स्पेस शेयर, नन। तो प्रीम्पशन के अंदर ऑब्वियसली बात है, हम क्या करते हैं, सीपीयू का टाइम शेयर करते हैं। तो जैसे सीपीयू आपका यहाँ पे है और पहले क्या एग्जीक्यूट कर रहा था, P1, पर यहाँ पे क्या हो गया, प्रिम्प्ट। अब सीपीयू अपना टाइम किसे दे रहा है, P2, ये भी हो गया प्रिम्प्ट। अब सीपीयू अपना टाइम किसे दे रहा है, P3। प्रिम्प्ट मतलब कुछ समय के लिए उस प्रोसेस को होल्ड कर देना, रेडी स्टेट के अंदर भेज देना। ओके, डिटेल में भी हम स्टेट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर से देखने वाले सारी चीज़ें। टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस इज यूज्ड इन, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस हम किस में यूज़ करेंगे, प्रीम्पशन, स्पूलिंग, बेच और नन। तो अभी मैंने बताया था टाइम क्वांटम हम किस में यूज़ करेंगे, प्रीम्पशन के अंदर। मल्टीटास्किंग इक्वल टू बेच प्लस प्रीम्पशन, मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस प्रीम्पशन, बोथ ए एंड सी, नन। तो अगर मल्टीटास्किंग मतलब क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग तो होगी ही होगी, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, प्रीम्पशन भी होना चाहिए आपके प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट देखिए 32, मोर देन वन सीपीयू और सीपीयू कोर इज यूज। तो इसका आंसर आप बता ही सकते हो, एक से ज़्यादा सीपीयू हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ करना। क्या होता है, जैसे आपका ये हार्डवेयर है, ओके, और टॉप ऑफ द हार्डवेयर क्या रन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के तो एक कोर ही रन कर रही थी, अब मैं मान के चला हूँ एक से ज़्यादा कोर रन कर रही है। और यहाँ पे आपके जो कोई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, अब क्या हो रहा है, पहले एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए सिर्फ एक प्रोसेसर या एक कोर ही यूज़ करा था। अब इस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए आप एक से ज़्यादा कोर का भी यूज़ कर सकते हो, या एक कोर के द्वारा आप एक से ज़्यादा प्रोसेस को भी रन कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, कम समय के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी रन हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट, मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, एक से ज़्यादा प्रोसेसर के द्वारा यूज़ करना। ओके, तो इसके आंसर, इसके एग्जाम्पल आपको मिल ही जाएंगे, i3, i5, ड्यूल कोर, कोर टू डीओ। अब ड्यूल कोर, कोर टू डीओ में 2 कोर होती है, i3, i4 में मेरे ख्याल से 4 होती है। फिर आपकी i7, i8, सॉरी i9, तो मेरे ख्याल से i9 के अंदर 8 कोर है, आप चेक कर लेना, फैक्ट है ना। मेरे ख्याल से i9 के अंदर आपको 8 कोर प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए 33, मल्टीपल यूज, एक्चुअली यूजर है, मल्टीपल यूजर कैन यूज मल्टीपल टास्क विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर डेस ओएन। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड। तो ये बोल रहा है आपको मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस मल्टीपल टास्क, एक से ज़्यादा अगर यूजर है तो एक से ज़्यादा टास्क को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर। किसकी सहायता से, ये है ना प्रोसेसर है P1, P2, मल्टीपल प्रोसेसर की सहायता से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मल्टी प्रोसेसिंग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 34 देखिए, स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड इन। स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड किस में रहता है, तो ये 2 तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और होता है एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका टाइम स्ट्रिक्ट है तो वो होगा आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अ पर्सन सिटिंग इज लॉस एंजल्स इज ऑन वीडियो कॉल विद अ पर्सन इन इंडिया, विच टाइप ऑफ OS इट इज यूजिंग। तो देखिए 2 तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्ड रियल टाइम के अंदर जो आपकी टाइम डेडलाइन होगी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी। ओके, हार्ड रियल टाइम के अंदर
जो आपकी टाइम की डेडलाइन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी, और सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर आपकी जो टाइम की डेडलाइन है वो स्ट्रिक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल हार्ड रियल टाइम का हो जाएगा, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग, ऑटो पायलट मोड, ओके, मिसाइल को लॉन्च करना, सैटेलाइट को लॉन्च करना। और सॉफ्ट रियल टाइम का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके, जैसे गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग खेलना, फिर वीडियो कॉलिंग करना। तो देखिए, जब भी आप मिसाइल लॉन्च करोगे उसके अंदर अगर आपके 1 या 2 सेकंड का भी डिफरेंस देता है तो हो सकता है मिसाइल जिस टारगेट को हिट करना हो उस टारगेट को हिट ना करके वो आगे वाले टारगेट को हिट कर रहे। तो इससे क्या होगा, अगर आगे कोई गांव बसा हुआ है तो उससे जनहानि भी हो सकती है। पर ये केस अगर हम बात करें सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड डिले है तो भी हमारा काम चल जाता है, इससे किसी जनहानि नहीं होती है। ओके, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया आपको। तो यही क्वेश्चन कह रहा है ये, अ पर्सन सिटिंग इन लॉस एंजलिस इज ऑन वीडियो कॉल विद अ पर्सन इन इंडिया, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज यूजिंग, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा। तो ऑब्वियसली बात है वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करना प्रीफर करेगा, क्योंकि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिले चलेगा। जैसे क्रिकेट में चाहता है ना लाइव, तो 3 सेकेंड 4 सेकेंड देरी से चलता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इफ टास्क इज नॉट डन ऑन एग्जैक्ट टाइम इट मे कॉज डेज डैमेज। अभी मैंने बताया था, अगर कोई मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रही है और अगर वहाँ से 1 या 2 सेकंड की गलती हो जाती है तो मिसाइल हो सकता है पास वाला कोई गांव है वहाँ जाके हिट कर ले। तो इससे क्या हो सकता है, सीवियर डैमेज हो सकता है। सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है। वो क्षति किसी भी रूप में हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 37, अ प्रोसेस कंटेंट। हाँ देखिए, इसको भी आप ध्यान रखिए, अच्छा है। एक जब प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर आता है तो वो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये मेन मेमोरी है और यहाँ पे आपका एक प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग सेक्शंस के अंदर। ओके, तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन रहता है आपका रहता है टेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट वाला सेक्शन रहता है आपका डेटा सेक्शन, और उससे नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे हीप, और यहाँ पे रहता है आपका स्टैक। ओके, देखिए सबसे पहला रहता है आपका टेक्स्ट सेक्शन, फिर उसके बाद रहेगा आपका डेटा, हीप और स्टैक। तो इनमें क्या डिफरेंस है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर रहेंगे। दूसरा, इसके अंदर आपका प्रोग्राम काउंटर भी स्टोर रहेगा। जो प्रोग्राम काउंटर क्या बताएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको भी एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस बताएगा। तो इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करने हैं वो टेक्स्ट सेक्शन में रहेंगे, और प्रोग्राम काउंटर भी आपका कहाँ रहेगा, टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। डेटा सेक्शन के अंदर जो आपके पार्ट्स रहेंगे वो रहेगा आपका ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैक सेक्शन के अंदर जो आपके पार्ट रहेंगे वो रहेंगे टेम्परेरी डाटा, जैसे यहाँ पे आपका रहेगा लोकल वेरिएबल। ओके, और उसके बाद रहेगा आपका फंक्शन पैरामीटर। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न एड्रेस, वो जो रिटर्न कौन से एड्रेस के ऊपर हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी स्टैक के अंदर। हीप क्या करता है, हीप क्या करेगा, रन टाइम के ऊपर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेगा। ओके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम किसका, हीप का। तो इनके ऊपर अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1 बाय 1 हम चलते रहेंगे। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पुट ऑन आए हमारे इस बोर्ड से। और ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक प्रोसेस का डायग्राम है। तो प्रोसेस कंटेंट, प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, हीप होता है, हाँ होता है। देखिए क्यू होता है क्या, क्यू नहीं होता है। स्टैक होता है, डेटा सेक्शन होता है। हीप होता है, हाँ। स्टैक होता है, हाँ। डेटा सेक्शन होता है, हाँ। ट्री होता है, नहीं होता है। टेक्स्ट सेक्शन होता है, हाँ। डेटा सेक्शन होता है, हाँ। हीप होता है, हाँ। और स्टैक होता है, हाँ। तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा सेक्शन होता है, हाँ। टेक्स्ट सेक्शन होता है, हाँ। हीप होता है, पर क्यू नहीं होता है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग, रिटर्न एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर, डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल। तो अभी ये मैच कर लोगे, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो रिटर्न एड्रेस कौन होल्ड करता है, आपका स्टैक। तो ए का आंसर हो जाएगा 3rd।
प्रोग्राम काउंटर कौन होल्ड करता है? आपका टेक्स्ट सेक्शन। डायनेमिक मेमोरी कौन एलोकेट करता है? हीप। स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर रहता है? आपका डेटा सेक्शन में। तो इसके आंसर 3, 2, 1 और 4। तो चलिए इसका आंसर में अलग से लिखा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 3, 2, 1, 4। ओके, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। 39 देखिए, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन पैसिव स्टेट, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन EXE फॉर्म और प्रोग्राम इन एक्टिव फॉर्म। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आ जाइए आप, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रोसेस कहाँ रिसाइड रहता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और उस प्रोसेस को हम कहाँ लेके आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर। और जब प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर आता है तब वो लोड होके एग्जीक्यूट होता है। तो जब आपका प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहेगा तो उससे हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। ठीक है, और उस प्रोग्राम जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव एंटिटी। क्या बोलेंगे? पैसिव एंटिटी। फिर जब ये प्रोसेस लोड होके कहाँ आ जाएगा? आपका मेन मेमोरी के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? आपका प्रोसेस। ओके, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव एंटिटी। तो प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के ऊपर है। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन पैसिव एंटिटी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इन EXE फॉर्म, अ प्रोग्राम इन एक्टिव फॉर्म। तो प्रोसेस को आप क्या लिख सकते हो? अ प्रोग्राम इन एक्टिव फॉर्म और अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे 2 आंसर सही है ना। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसे भी हम प्रोसेस बोलते हैं, और प्रोग्राम जो एक्टिव फॉर्म के अंदर उसे भी हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। चलिए यहाँ B और D दोनों सही है ना। When a file loads from secondary memory to main memory, it is called program, it is called process, both end with। अभी मैंने बताया था जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलने लग जाएंगे। उसके बाद हम पहले उसको प्रोग्राम बोलते हैं, बाद में हम प्रोसेस बोलते हैं। प्रोग्राम काउंट पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन I1 है, I2 है, I3 है और I4। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसे कौन इंडिकेट करता है? आपका प्रोग्राम काउंटर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका B, प्रोग्राम काउंटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी अकर इन। अलोकेशन डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी कहाँ पे होगा? सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी और रैम। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होगा? ये आपका मेन मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे भी आप है ना 2 सही कर सकते हो, मेन मेमोरी और ये आपकी रैम, दोनों एक ही बात है ना। B और D इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, तो ये अब अच्छा पार्ट आ गया है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं, और फिर 1 बाय हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके सोल्व हो जाएंगे। तो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं है, तो मैं बता देता हूँ प्रोसेस के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ है ना। न्यू से प्रोसेस जाएगा फिर रेडी में, रेडी से फिर वो जाएगा रनिंग में, और रनिंग से लास्ट में क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेट। और अगर यहाँ पे कोई IO रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस जाएगा आपका ब्लॉक या वेटिंग स्टेट के अंदर, और यहाँ से अगर वो रिज्यूम हो जाता है तो वापस रेडी में जाता है। ओके, और अगर वो रनिंग स्टेट में है और यहाँ पे कोई प्रीम्पशन होता है, मतलब कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, मैंने पहले बताया था आपको, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया या कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ या कोई टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ, उस केस के अंदर प्रोसेस कहाँ चलाएगा? वापस रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या, ब्लॉक और वेट। फिर यहाँ पे एक को स्टेट आती है सस्पेंड ब्लॉक या वेट। जब प्रोसेस यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हम भेजते हैं सस्पेंड ब्लॉक या सस्पेंड वेट के अंदर। ओके, और यहाँ होता है आपका सस्पेंड, यहाँ पे सस्पेंड नहीं, हाँ सस्पेंड, मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ पे आएगा आपका सस्पेंड रेडी स्टेट। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सस्पेंड रेडी।
तो यहाँ पे प्रोसेस अगर ज़्यादा हो गए रेडी में तो हो जाएंगे सस्पेंड रेडी और वापस रिज्यूम होकर चले आएंगे सस्पेंड रेडी के अंदर। और यहाँ से जब ये रिज्यूम होंगे वापस यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से रिज्यूम होगा तो वापस यहाँ चले जाएंगे। ओके, तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो 1 2 3 4 और ये 5 फेज है, ये दोनों क्या एडिशनल फेजेज है। तो इनके अंदर आप थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान रखिए तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से। ये जो नए प्रोसेस बनते हैं वो आपके बनते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, रेडी स्टेट है वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर, रनिंग स्टेट है मेन मेमोरी के अंदर, ब्लॉक और वेट है आपकी मेन मेमोरी के अंदर, सस्पेंड रेडी ये वाली है, सस्पेंड ब्लॉक है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर और ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ओके, और फिर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया प्रोसेस आया, रेडी के अंदर गया और वो प्रोसेस रनिंग हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा। उस समय कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, वैसे मैंने इसका वीडियो पूरा अपलोड कर रखा है मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जब भी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा, इंटरप्ट आएगा, टाइम क्वांटम आएगा, तो प्रोसेस कहाँ से जाएगा, रनिंग से रेडी के अंदर। और अगर यहाँ पे कोई IO रिक्वेस्ट आई तो जाएगा रनिंग से ब्लॉक और वेट के अंदर। ओके, और यहाँ पे काम करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यहाँ वर्क करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और यहाँ वर्क करता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसके मैंने वीडियो पूरा बना रखा है प्रॉपर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम की। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, रेडी क्यू से निकाल के प्रोसेस को कहाँ पहुँचाना, रनिंग क्यू के अंदर। और मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या काम है, उसका काम है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करना। जब अगर प्रोसेस आपके मेन मेमोरी के अंदर ज़्यादा हो गए यहाँ पे ब्लॉक स्टेट के अंदर, तो वो कम कौन करता है आपका ये मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है, जबकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। और हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके थ्रू आप समझते रहेंगे। चलिए देखिए, स्टेट ऑफ प्रोसेसेस आर, प्रोसेसेस की स्टेट कौन कौन सी है, न्यू, रेडी, एग्जीक्यूट और एंड। तो एंड कोई होती नहीं है, बोर्न कोई होती नहीं है, रेडी, रनिंग, न्यू, ब्लॉक, वेट, किल कोई होती नहीं है, रनिंग होती है, ब्लॉक है, रेडी है, टर्मिनेट, न्यू। तो ये सारी मैंने लिखवा रखी है। देखिए, रनिंग ये री, ब्लॉक ये री, रेडी ये री, टर्मिनेट ये री और न्यू ये री। चलिए, प्रीम्पशन अकर्स इन, प्रीम्पशन किस में होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में, बेच में और मल्टीटास्किंग में। तो हमने देखा था जो प्रीम्पशन अकर होता है किस में होता है, मल्टीटास्किंग में। Which of the following feature will characterize an operating system as multi-programming operating system? Multi-programming operating system का मतलब क्या है, more than one program may be loaded into main memory at same time। सही बात है, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम कहाँ लोड करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर। ट्रू है। If a program waits for a certain event, another program is immediately scheduled। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम वेट फॉर अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएट, किसी काम के लिए वेट करता है, मतलब अगर ये प्रोग्राम यहाँ पे है और ब्लॉक स्टेट के अंदर गया है तो दूसरा जो प्रोग्राम है इमीडिएटली शेड्यूल हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टर्मिनेट्स अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल, ये भी ट्रू है। यही तो काम है मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो ए, बी और सी तीनों आपके ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब हमारे स्टेट से उसके आंसर, क्वेश्चन और आंसर आएंगे जिससे हम ज़्यादा समझ लेंगे। प्रोसेस, स्टेट ट्रांजिशन और लीस्ट सेकेंड। तो 1 बाय 1 आप बताते चलिए जैसे भी आपको आते हैं। रेडी से रनिंग, ब्लॉक से रेडी, रनिंग से ब्लॉक और रनिंग से रेडी। ऑप्शन दिए हुए हैं, रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज सेटिस्फाइड और एन इवेंट फॉर विच इट इज वाज वेटिंग अकरिंग। जो रिक्वेस्ट आई थी या तो सेटिस्फाइड हो गई है या जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा है वो हो गया है। तो नेक्स्ट और देखते हैं, प्रोसेस विशेष टू वेट फॉर सम एक्शन बाय अनदर प्रोसेस, द प्रोसेस इज डिस्पैच, द प्रोसेस इज प्रेम्प्टेड। तो सबसे सिंपल हमें 3 और 4 लग रहे हैं, इनका हम कर देते हैं। जब भी प्रोसेस डिस्पैच होगा, डिस्पैच मतलब डिस्पैच का काम कौन करता है, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो जब प्रोसेस डिस्पैच होता है वो कहाँ जाता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, रेडी से रनिंग में जा रहा था, इसका आंसर हो गया आपका 4th। द प्रोसेस, सॉरी, इसका आंसर हो गया आपका 3 है ना, रेडी से रनिंग में जा रहा है तो उसका हो गया 3। अब द प्रोसेस इज प्रिम्प्टेड, प्रिम्प्टेड के अंदर उल्टा जाता है, रनिंग से रेडी में जाता है, यह आंसर हो गया इसका 1। फिर देखिए
ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर, तो और रनिंग से ब्लॉक में जा रहा है। देखिए, रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज सेटिस्फाइड और एन इवेंट फॉर विच इट वाज वेटिंग अकर। मतलब एक प्रोसेस है जो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था, वो अब काम हो चुका है। तो ये कब हो सकता है? जब वो कौन सी स्टेट के अंदर था, आईओ रिक्वेस्ट आई थी और वो वेट कर रहा था वेट या ब्लॉक स्टेट के अंदर। तो ब्लॉक और वेट स्टेट्स के अंदर से प्रोसेस वापस कहाँ जाएगा? रेडी के अंदर। तो ये है ब्लॉक और रेडी। बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, और रनिंग से ब्लॉक का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। प्रोसेस विश टू वेट फॉर सम एक्शन बाय अनदर प्रोसेस। जैसे आईओ रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है तो हो जाएगा रनिंग से ब्लॉक के अंदर। तो ऑप्शन मैच कीजिए 3124 ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इसको आप स्लो कर सकते हो, मेरे ख्याल से स्पीड सही है मेरी। प्रोसेस विच आर अबाउट टू क्रिएट आर रिसाइड्स इन। जो प्रोसेस क्रिएट होने वाले वो कौन सी मेमोरी के अंदर रहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। यहाँ देखिए मैंने अभी बताया था, जो प्रोसेस क्रिएट होने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? न्यू। वो कहाँ रिसाइड करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर इन ए सिस्टम। जब भी ये कोई हाई प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस एंटर करता है सिस्टम में, देन ए प्रोसेस विच इज रनिंग स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन एट गो इनटू। तो बताइए आप मेरे को, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो क्या होता है? जो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कहाँ चला जाता है? रेडी क्यू के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इफ अ प्रोसेस गो फॉर आईओ रिक्वेस्ट, और अगर कोई प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट के लिए जाता है यहाँ से, तो वो कहाँ चला जाएगा? आपका ब्लॉक या वेट स्टेट के अंदर। ब्लॉक, ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको पता होना चाहिए प्रोसेस कब रेडी में जा रहा है, कब ब्लॉक में जा रहा है। अगर आईओ रिक्वेस्ट आ रही है तब तो वो जाएगा आपके ब्लॉक स्टेट में, और अगर हाई इंटरप्ट प्रोसेस आ रहा है, टाइम क्वांटम एक्सपायर हो रहा है, इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, तो वो जाएगा आपके रेडी क्यू के अंदर। विच इज करेक्ट स्टेट ट्रांजिशन ऑफ अ प्रोसेस। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है? न्यू से रेडी में जाता है क्या? न्यू से रेडी। तो आप ये डायग्राम ध्यान रखिए, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेट, और यहाँ से ये जाता है और यहाँ पे ब्लॉक स्टेट, रनिंग से ब्लॉक और ब्लॉक से रेडी। न्यू से रेडी जा रहा है, हाँ जा रहा है, ट्रू। रेडी से रनिंग जा रहा है, रेडी से रनिंग जा रहा है, हाँ ट्रू। ब्लॉक से रनिंग जा रहा है, ब्लॉक से रनिंग उल्टा नहीं जाएगा, ये गलत है। रेडी से ब्लॉक जा रहा है, रेडी से ब्लॉक उल्टा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। रेडी से रनिंग जा रहा है, रेडी से रनिंग जा रहा है, ट्रू। रेडी से सस्पेंड रेडी जा रहा है, हाँ यहाँ पे सस्पेंड रेडी लिख लो, सस्पेंड ब्लॉक लिख लो, और यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और यहाँ से वापस जाएगा। तो देखिए, रेडी से सस्पेंड रेडी में जा रहा है, रेडी से सस्पेंड रेडी में जाना है, ट्रू। रनिंग से टर्मिनेट में जा रहा है, रनिंग से टर्मिनेट में जा रहा है, ये क्या हो गया आपका? ट्रू। तो तीनों ट्रू आ गया, आंसर आ गया। रेडी से रनिंग में जा रहा है, हाँ ट्रू। रेडी से न्यू में जा रहा है, रेडी से न्यू में उल्टा कभी नहीं जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। इसी तरह के क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना। चलिए 51 देखिए, डैश कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मैंने बताया था कौन सा शेड्यूलर है जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इसका आंसर है आपका लॉन्ग टर्म। सीपीयू शेड्यूलर इज, इनमें से किसे हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करते रहिए। हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, है ना। इफ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम सीपीयू इज अवेलेबल विथ लेस रिसोर्सेज देन विच शेड्यूलर हेल्प्स टू मैनेज मेमोरी। अगर हमारे पास, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी कम है या रिसोर्सेज कम है, तो कौन सा ऐसा शेड्यूलर है जो उसको मैनेज करेगा। तो मैंने आपको बताया था मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, स्वेपिंग का काम करता है। मतलब मेन मेमोरी से रिसोर्सेज लेके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पुट करता है। रिसोर्सेज मतलब प्रोसेसेस को। तो वो क्यों करता है, अगर कम स्पेस है मेन मेमोरी के अंदर तो वो कुछ समय के लिए उनको कहाँ पुट कर देता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो ये वाला जो काम है जो कौन करता है, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट फेज है ये। सॉरी।
स्वेपिंग इज डन बाय, स्वेपिंग कौन करता है? अभी मैंने बताया मीडियम टर्म शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर इस, इनमें से जॉब शेड्यूलर किसे कहते हैं? तो ये अलग से नाम है जो याद कर लीजिए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। शेड्यूलर विच हेल्प टू मैनेज सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड प्रोसेसेस इन सिस्टम। सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड प्रोसेस दोनों को जो मैनेज करता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखिए जो प्रोसेस होता है वो दो तरह के होते हैं आपके, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से होंगे? जो आपके कंप्यूटेशन से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, बिट वाइज है, एंडिंग है। और आईओ वाले कौन से होंगे? जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड काम होगा, प्रिंट निकालना या कोई कमांड लेना, कमांड प्रिंट आउट देना, इनको हम क्या बोलते हैं? आईओ बाउंड प्रोसेस। तो देखिए अगर सिस्टम के अंदर आपने जैसे ये जो प्रोसेस मैनेज करने का काम किसका है, मैंने आपको बताया था किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। जो भी प्रोसेस है उनको मैनेज कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ही काम है कि ये जो पुल ऑफ प्रोसेस रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है जिनमें कुछ प्रोसेस है आपके आईओ बाउंड और कुछ प्रोसेस है आपके सीपीयू बाउंड। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है सिस्टम को हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रखे। तो कुछ प्रोसेसेस वो हमेशा लेता है आईओ के, कुछ लेता है सीपीयू के। चलिए मान लीजिए अगर उसने सारे के सारे सीपीयू बाउंड प्रोसेस ले गए तो सिस्टम में क्या होगा देखते हैं। सीपीयू बाउंड प्रोसेस लेगा तो जैसे ही प्रोसेस आया रनिंग के लिए चला जाएगा, जैसे ही प्रोसेस आएगा रनिंग के लिए चला जाएगा, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। अब क्या होगा? जो आपकी ब्लॉक वेट जो स्टेट है पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। तो कभी भी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट तो आपकी कंप्लीट चल रही है और दूसरी स्टेट पूरी की पूरी खाली पड़ी, ऐसी स्टेट नहीं होनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने सारे के सारे प्रोसेस आईओ के ले लिए, अब देखते क्या होगा। प्रोसेस आया रनिंग में गया, ब्लॉक, आईओ रिक्वेस्ट वाला है ना, प्रोसेस आया रनिंग में गया, ब्लॉक 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 ब्लॉक। जितने भी प्रोसेस आएंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। और आपकी रेडी क्यू क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? खाली रहेगी। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये वापस यहाँ पे स्टेट क्या हो गई? खाली हो गई। तो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो ये दोनों मैनेज करने का काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। सीपीयू बाउंड प्रोसेस, तो ये आपको समझ में आ गया, इसका आंसर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। सीपीयू बाउंड प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटेशन, आईओ डिवाइसेस, बोथ और नन। तो अभी मैंने बताया था सीपीयू बाउंड प्रोसेस होता है कंप्यूटेशन से रिलेटेड। आईओ बाउंड प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद, आईओ बाउंड जो प्रोसेस होता है आपको आईओ डिवाइस से रिलेटेड होता है। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो एक ही ब्लॉक का ध्यान रखिए आप, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ये जो आपकी स्टेट होती है, जो प्रोसेस होते हैं उसकी स्टेट्स को सेव करता है। ओके, तो जब भी देखिए आपकी मेन मेमोरी के अंदर कोई प्रोसेस आएगा, जैसे यहाँ प्रोसेस 1 है और एक प्रोसेस 2 है, तो इस प्रोसेस 1 का एक पीसीबी बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और एक पीसी वापस 2 का भी बनेगा, पीसीबी बनेगा। इस तरह के जितने भी प्रोसेस है उन सब के क्या बन जाएंगे? पीसीबी रहेंगे। और उनकी डिटेल कहाँ रहेगी? इस ब्लॉक के अंदर रहेगी। अब डिटेल क्या रहेगी इसकी? रहेगी सबसे पहले जैसे प्रोसेस आईडी क्या है, फिर किस रजिस्टर के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ था, तीसरा जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तब ये प्रोसेस कौन से स्टेट के अंदर था, रेडी में था, रनिंग में था, ब्लॉक में था। ओके, फिर रहेगा इसकी एल्गोरिथम, ये प्रोसेस कौन सी एल्गोरिथम का यूज़ कर रहा था, राउंड रोबिन का कर रहा था या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहा था। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? पीसीबी की ज़रूरत क्यों है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रोसेस क्या हो रहा था? प्रिम्पशन हो रहा था। ओके, तो मान लीजिए प्रोसेस P1 रन कर रहा था और ये क्या हो गया? प्रिम्प्ट हो गया। अब ये जब ये प्रोसेस P1 हो गया, प्रिम्प्ट हो गया, मतलब कुछ समय के लिए प्रोसेस कहाँ गया आपका? रेडी क्यू के अंदर। तो जो काम इसने कर दिया है उसको तो कहीं आपको सेव करके रखना पड़ेगा ना। क्यों? जब ये प्रोसेस अगली बार वापस एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा, मान लिए इस जगह वापस प्रोसेस एग्जीक्यूट के अंदर आ गया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि प्रोसेस जैसे इसने ए से जी तक या एच तक तो इसने प्रोसेस कर लिया और वापस जब आएगा वापस ए से शुरू करेगा। ऐसा नहीं होगा। अब वो आगे की कार्रवाई कहाँ से चालू करेगा? एच से लेके जेड तक वो आगे एग्जीक्यूट करेगा।
तो वो क्या करेगा, अपना सारा जो प्रोसेस डेटा है वो क्या रहेगा, एक पीसीबी के अंदर रखता है। उस पीसीबी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो देख लीजिए। इसका जो आंसर है आपका सी, उसके अंदर आपका रहता है प्रोसेस आईडी, प्रोसेस की स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, किस नंबर पे अभी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रोसेस का नंबर रहेगा, फिर रजिस्टर के अंदर क्या डेटा पड़ा था उस समय, अकाउंटिंग इन्फो मतलब कितना टाइम लगा कितना टाइम नहीं लगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन एक पेटी के अंदर पैक करके रखी जाती है और उस पेटी को हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जब ये प्रोसेस आने वाले समय के अंदर वापस एग्जीक्यूट होगा तो वो वापस पेटी खुलेगी और सारे के सारे डेटा जिस जगह भी थे वहाँ पे वापस शेयर हो जाएंगे और वो प्रोसेस उसी जगह से आगे एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का आपको अर्थ समझ में आया। जो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो इस तरीके से होता है पीसीबी, और इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरह से रहेगा प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस नंबर, रजिस्टर, अकाउंटिंग इन्फो, मेमोरी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। चलिए, when a running process get interrupts and new process arrived for execution, then saving states of old process into PCB and reloading new process info from PCB is called। तो जो मेरे देखिए अभी मैं आपको समझा रहा था, P1 जैसे रन कर रहा है और उसी समय प्रिंट हो गया और कोई P2 प्रोसेस आ गया, तो P1 प्रोसेस क्या करेगा, अपनी जो स्टेट है वो क्या करेगा, सेव करेगा। देन सेविंग स्टेट्स ऑफ ओल्ड प्रोसेस इनटू पीसीबी, जो पुरानी स्टेट है वो क्या करेगा, पीसीबी के अंदर सेव कर देगा। और जैसे P2 भी किसी समय होल्ड हुआ होगा या इंटरप्ट हुआ होगा तो ये P2 क्या करेगा, अपनी पुरानी वाली स्टेट को क्या कर देगा, रीलोड कर देगा। ये तो क्या करेगा, सेव करेगा, और P2 क्या करेगा, रीलोड करेगा। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर को हम इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो पीसीबी को आप मोटे तौर पे क्या बोल सकते हो, कंटेक्स्ट नहीं बोलते, रेफरेंस पेटी बोल दो जैसे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है, इसका स्विच हो रहा है। P1 का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, मतलब अभी एक्टिव स्टेट से निकल के कॉन्टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, अभी पैसिव मोड के अंदर जा रहा है। ओके, फिर अभी जो कॉन्टेक्स्ट इसका आ रहा है P2 का आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और ये हो गया हमारा प्रीम्पशन। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, और जैसा रिस्पॉन्स आ रहा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी। कुछ स्टूडेंट से रेगुलर मेरे को करते ही रहते मैसेज कि सर डालिए कंटेंट, ऐसे कीजिए। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको ज़्यादा इसको ज़रूरत है कि सर इनके ऊपर आप पहले क्वेश्चंस लेके आइए, तो मैं उनके ऊपर कोशिश करूँगा लेके आने की, कोई हार्ड डेडलाइन दूंगा नहीं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइबर तो है ही नहीं मेरे पास, ऐसा आप मान के चलिए। ओके, चलिए, थैंक यू।